औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछले दिनों तो बहुत ही बिज़ी रही। आपको मालूम था कि मैं पाकिस्तान गई हुई थी और पाकिस्तान का जो ट्रिप है वो तकरीबन हमारा 2 महीने तक का ही रहा। तो 2 महीने में ही यानी कि हम लोगों को वापस आना पड़ा। हम लोग 2023 में पाकिस्तान से सफ़र पर रवाना हुए और 2024 को हम लोग अमेरिका में दाखिल हो गए। तो ये तो बड़ा ही मज़े का सफ़र था और रास्ते की भी बहुत वीडियोस बनाई हैं और आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर की थी अपनी वीडियो कि हम लोग 2 साल बाद अपने घर में आए और घर का क्या हाल था। लाल बेग, कॉकरोच और क्या कुछ मट्टी और बहुत ही गंद मचा हुआ था। तो फिर उसके बाद मैं तैयारियां करती रही, घर को साफ़ किया, सब समेटा, सब कुछ ठीक करके और सफाइयां करके और सब चीज़ें अपनी तरतीब पर रखी। तो साथ साथ मैं वीडियो बनाती रही क्योंकि जब चीज़ें मैं देख रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कहाँ पड़ी हुई थी, ये कहाँ से आई है, ये क्या। तो इसलिए अब तो है जो मैंने ना वीडियो बना ली ताकि मुझे भी याद रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई थी और किस तरह मतलब मैं सेट की हुई थी। बहरहाल दोस्तों, ये सफ़र तो हमारा जो है पाकिस्तान का ट्रिप तो हुआ, मगर बहुत ही महंगाई थी पाकिस्तान में और तकरीबन हर दूसरा बंदा जो है वो लालची सा महसूस हो रहा था। तो और परेशान भी था हर कोई। पेट्रोल इतना महंगा, मेरा तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा जो है वो ज़्यादा ट्रैवलिंग में लगा कि जब कहीं गए तो एक तो पेट्रोल इतना महंगा, ऊपर से अगर टैक्सी पर जाओ तो टैक्सी का किराया बहुत ज़्यादा। तो बस यही कुछ होता रहा। तो लोग भी बहुत ही लालची हैं। हमें ये तजर्बा हुआ कि पाकिस्तान में फ़्रॉड बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। अभी मैं गई थी, एक दिन एटीएम यूज़ किया, मगर मेरे जाने के समझे ये कि 3-4 दिन बाद ही एटीएम मैंने यूज़ किया और उसके बाद एक ही शॉप पर मैंने यूज़ किया था एटीएम। तो जब मैं किसी घर में गई हुई थी तो मुझे एक कॉल आई कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है। तो वहाँ तो मेरे पास एटीएम में ही पैसे थे, बाकी तो थे नहीं। तो मैं बड़ी परेशान हुई, तो मुझसे मालूमात लेने लगा कि जी आपका नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है और आपका जो है आईडी कार्ड के नंबर क्या हैं, ये वो ना। तो मैं पहले तो उसे देने लगी सारी अपनी मालूमात, मगर पता नहीं क्यों मुझे एक डर सा लगा मेरे कि इतना ये मतलब इसको इतने मेरे एटीएम बंद हो गया, तो इसको मेरे इस एटीएम से दिलचस्पी क्यों है। तो मैंने क्या किया कि उसी वक्त उसका फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद बड़े फ़ोन किए उस बंदे ने, तो खैर मैंने नहीं उठाया। इसी तरह एक वाक़या मेरी एक कज़न के साथ हुआ कि कज़न को जो है किसी ने फ़ोन किया, तो फ़ोन करके तो उसे कहा कि आप मुझे पहचानती हो, मैं कौन बोल रही हूँ। तो मेरी कज़न ने कहा कि मैं पहचान तो नहीं पा रही हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हें पता होगा कि तुम कनाडा में किससे बात करती हो, तो ज़रा बताओ तो कनाडा में कौन है तुम्हारा। तो मेरी फ्रेंड ने यानी मेरी कज़न ने जो है उसी वक्त ही उसको कह दिया कि अच्छा अच्छा तुम कैसरा बोल रही हो, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड जो है कैसरा वो कनाडा में होती थी। तो उसने कहा कनाडा में तो सिवाय कैसरा कि मेरी किसी से बात नहीं होती। तो कहती है कि हाँ हाँ मैं कैसरा बोल रही हूँ, तुमने मुझे शुक्र है कि पहचान लिया। तो बताओ तो भला कि क्या कहते तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं। इसने कहा कि एक तो तुम्हारा नंबर भी चेंज है और नंबर 2 ये कि तुम्हारी आवाज़ भी बड़ी चेंज लग रही है। उसने कहा कि मेरा गला ख़राब है, तो जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है वो चेंज है ना, और नंबर मेरा चेंज हो चुका हुआ है। तो तुम मेरा ये नंबर नोट कर लो और ऐसा करो कि तुम अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दो।
تو میری کزن نے کہا کہ اکاؤنٹ نمبر تو میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں بینک کا اتنا زیادہ کام نہیں کرتی ہوں. تو کہتی کہ میری ایک کزن ہے یا میری پتہ نہیں آنٹی ہیں، وہ بہت سخت بیمار ہیں، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے، تو ان کو میں نے پیسے بھجوانے ہیں، تو میں تمہارے اکاؤنٹ میں بھجوا دیتی تو تمہیں ابھی مل جاتے، اور جب تمہیں یہ پیسے مل جاتے تو تم ان کو دے دیتی نا. تو اس نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ ویسٹرن یونین کے ذریعے بھیج دو. تو وہ کہنے لگی کہ ویسٹرن یونین کے ذریعے تو بہت ٹائم لگے گا، تو ایسے کرو کہ تم پیسے وہاں بھجوا دو اس ایڈریس پر، کیونکہ ان کا آپریشن ہے، اور میں تمہیں ویسٹرن یونین کے ذریعے نا پیسے بھجوا دوں گی. تو میری اس کزن نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر تمہارے مطلب کسی عزیز کی اتنی حالت خراب ہے تو خیر ہے، میں پیسے بھیج دیتی ہوں، تمہارے ویسٹرن یونین سے جب آئیں گے تو وہ میں لے لوں گی. تو وہ اس نے ویسٹرن یونین کے ذریعے جو کینیڈا میں سے کہتی ہے کہ میں نے بھیج دی ہیں تمہیں پیسے، تو تمہیں 1 دن میں مل جائیں گے، تو تم وہاں بھجوا دو. تو میری کزن نے 2.5 لاکھ جو روپیز ہیں وہ اس کو بھیج دیے، جو بیمار ہیں ان لوگوں کو نا. تو ان کے نمبر بھی میں تھوڑے سے شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کہ کس نمبر سے فون آیا تھا اور کس نمبر پر میری کزن نے پیسے بھیجے، اور کون سی تصویر بھیجی گئی کہ جس سے پتہ چلے کہ بھی ایک عورت بہت سخت بیمار ہے یہ وہ نا. تو خیر اس نے پیسے بھیج دیے 2.5 لاکھ. تو اس کے بعد نہ ادھر والے فون اٹھائیں نہ ادھر کا کوئی فون چلے. تو یہ بڑی پریشان کہ ویسٹرن یونین کے ذریعے پیسے بھیجے ہیں، نمبر نہیں بھیجا. تو میں دیکھوں تو صحیح، تو یہ پھر کرتی رہی، پھر آخر کار اپنی اسی فرینڈ کے جو کیسرا نام کی ہیں ان کو لیدا سے پھر فون کیا، تو اس نے اٹھا لیا. تو کہتی کہ میں نے تو تمہیں کوئی کال نہیں کی ہے، اور آج تک تو کوئی 5,000 نہیں کسی کو دیتا، تو تم نے 2.5 لاکھ بغیر چھان بین کے تم نے اٹھا کے دے دیے. تو دیکھیں انسان کی سادگی اور ایسی بدحواسی. اس نے جو کینیڈا کی عورت جس نے فون کیا تھا یا کینیڈا کی تھی یا نہیں تھی، تو اس ایسی بدحواسی اس پر ڈالی کہ جی یہ بیمار ہے، اس کا آپریشن ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنی کہانیاں بنائیں اور شاید ہپناٹائز کیا کہ وہ کہتی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میری کزن کہتی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میں نے کہا کہ چلو اگر ایک بندہ مر رہا ہے اور اس پیسوں کی وجہ سے اگر میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اور میں اگر کسی کی مدد نہیں کرتی تو کتنی غلط بات ہے. تو پیسے جو ہیں وہ بھیجے گی وہ تو میں لے ہی لوں گی. تو اس نے اس طریقے سے پیسے بھیج دیے. تو دیکھیں دوستوں کہ پاکستان میں کس حد تک فراڈ ہے. تو آپ بھی دیکھیں اور آپ میرے ساتھ ساتھ گھر کی بھی دیکھیں کہ میں نے کیسے کیسے تیاریاں کی. پہلے جا کے گھر نیٹ کیا اور پھر تھوڑا سا اس کو سیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ہماری پیکنگ شروع ہو گئی، اور پھر مجھے دوبارہ سے پیک کر کے سارا کچھ رکھ کے اور سارا سمیٹ کے تو آنا پڑا. اس دفعہ ذرا میں نے یہ طریقہ کیا کہ میں نے ترپالیں جاتے ہی پہلے ترپالیں خریدی تاکہ سامان کے اوپر ڈالیں. کم از کم یہ کہ فرش تو صاف ہو جاتے ہیں، سامان کو جھاڑنا صاف کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. ایک ایک چیز کو صاف کرنا بہت مشکل ہے. تو اینڈ تک بس ہم لوگ کسی طرح اس کو گھر کو دیکھتے رہے، کرتے رہے، صفائیاں کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد سیٹ کرنے کے بعد پھر سمیٹنے میں لگ گئے. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھیں کہ ہم نے ٹریولنگ کی پوری ویڈیوز بنائی ہیں. جہاں جہاں ہم گئے تھے، ہم پہلی بار جو ہے اس ایئر لائن میں سفر کیا ہم لوگوں نے. عمان ایئر لائن تھی، اور یہ مسقط پہلے گئی ہے، پھر اس کے بعد مصر گئے ہیں ہم لوگ. مصر کا ایئرپورٹ بھی بہت خوبصورت تھا، مسقط کا ایئرپورٹ بھی بہت ہی خوبصورت تھا. پھر اس کے بعد ہم لوگ امریکہ آئے. جب امریکہ آئے تو ہم تو بری طرح تھک چکے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے بہت ہم نے انجوائے کیا. دونوں ایئرپورٹس ہمیں بہت ہی اچھے لگے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ سفر، ہماری یہ تیاریاں، ہمارا یہ سب جو اتنی محنتیں کیسی لگیں.
दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ जिस लेडी ने फ्रॉड किया है मेरी कज़न के साथ और 2.5 लाख का टांका लगाया है, तो उसका नंबर भी शेयर किया है कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो अमेरिका का या कनाडा का कहीं का नंबर है या कहाँ का है? क्योंकि हम लोगों को तो इतनी मालूमात नहीं होती, जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनको तो इतनी मालूमात नहीं होती कि ये किन के नंबर हैं। और जिन नंबरों पर मेरी कज़न ने ईज़ी पैसा भी की थी अमाउंट 2.5 लाख, वो 3 नंबर भी मैंने शेयर किए हैं। और जो तस्वीर दिखाई गई थी कि इस जो बीमार है, वो तस्वीर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोगों को किसी को भी अगर कुछ मालूम है कि ये कहाँ के नंबर हैं और किन लोगों के नाम पर हैं, तो कोई तो ऐसा बंदा होगा कि जो ये वीडियो देखे और ये हमें मालूमात दे, तो आप प्लीज़ इस सिलसिले में भी हेल्प कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम थोड़ी सी बातचीत कर लें। बहुत से जानवर बहुत खूबसूरत से लगते हैं कि जैसे जंगल का बादशाह शेर, उसके शिकार को उसका भाई बच्चा कोई भी हाथ लगाए या उसको मारने पर आमादा हो जाता है। सैल्मन मछली भी बहुत अजीब है। सैकड़ों मील का मुश्किल सफ़र करके ये अपने आबाई इलाके में अंडे दे जाती हैं, लेकिन उन बच्चों की परवरिश और पैदाइश का इंतज़ार नहीं करती, उनको फितरत और तकदीर के हवाले छोड़ आती हैं। एक मादा चमगादड़ है जो अपने नर से मिलाप के बाद इस नर को ही मार देती है। लेकिन अगर आप जानवरों की दुनिया पर आगाह हों तो आपको ये खुदगर्जी नहीं लगती, क्योंकि उनकी दुनिया में ऐसा ही होता है। इतना ही उनको शऊर दिया गया है। उनका कोई इम्तहान नहीं, इस ज़िंदगी का कोई हिसाब नहीं, ना उनकी कोई तवक्कुआत हैं। शेर को पता है कि कल बुढ़ापे में ताकत के ज़वाल के बाद उसके मुंह में कोई नवाला भी नहीं डालेगा। भूख से कमज़ोर होकर ही उसे मरना है। इंसान का मामला अलबत्ता अलग है। इसे शऊर दिया गया है उसकी ज़िंदगी जो आज किताब हो रही है, कल उसका हिसाब होगा। जिस इंसान को ये याद रहता है वो अपने हिसाब दुरुस्त रखता है। जो खुदगर्ज बन कर ये भूल जाता है, मौत उस पर हंसती है। मौत कहती है कि खुद को जानवर समझ लेने वाले इंसान, मैंने तो हर रूह को लेकर जाना है। जब तुम खाली हाथ दुनिया छोड़ कर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमसे हिसाब इंसानों का होगा। तब तुम करोगे क्या? कोई जानवर दुनिया में खुदगर्ज नहीं सिवाय उस इंसान के जो इंसानियत भूल कर जानवर बन जाए। ये खुदगर्ज लोग दुनिया को इंसानियत के लिए वो जंगल बना देते हैं कि जहाँ कमज़ोरी जुर्म समझी जाती है। वक्त के ऐसे हर ताकतवर जालिम की हमनवाई भी जुर्म है। तो दोस्तों, दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात अच्छे रखे और यहाँ भी अमन और सलामती दे और यहाँ के लोगों में भी ईमान की दौलत दे। हक़ को सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए सबको। दोस्तों, एक और आर्टिकल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक रियासत के बादशाह ने यह ऐलान करवा दिया था कि कल सुबह जब मेरे महल का मरकज़ी दरवाज़ा खोला जाएगा तो जब जिस शख्स ने भी महल में जिस चीज़ को हाथ लगा दिया वो चीज़ उसके हवाले कर दी जाएगी। इस ऐलान को सुनकर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं तो सबसे कीमती चीज़ को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे कि मैं तो सोने को हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग चांदी को, तो कुछ लोग कीमती जेवरात को, कुछ लोग घोड़ों को, तो कुछ लोग हाथी, कुछ लोग दूध देने वाली गाय को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। जब सुबह महल का मरकज़ी दरवाज़ा खुला और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद चीज़ों की तरफ दौड़ पड़े। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद चीज़ों को हाथ लगा दूं ताकि वो चीज़ हमेशा के लिए मेरी हो जाए। बादशाह अपनी जगह पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आस पास
होती हुई भगदड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उस वक्त इस भीड़ में से एक शख्स बादशाह की तरफ लपका और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बादशाह के पास पहुंचकर उसने बादशाह को छू लिया। बादशाह को हाथ लगाते ही बादशाह उसका हो गया और बादशाह की हर चीज़ भी उसकी हो गई। जिस तरह बादशाह ने उन लोगों को मौका दिया और उन लोगों ने गलतियां की, ठीक इसी तरह सारी दुनिया का मालिक भी हम सबको हर रोज़ मौका देता है, लेकिन अफसोस हम लोग फिर भी गलतियां करते रहते हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हासिल करने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई दुनिया की चीज़ों की आरज़ू करते रहते हैं। लेकिन कभी भी हम लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि क्यों ना हम दुनिया की बजाय अपने रब को पा लें। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये मैंने जो है सब तैयारी की, घर की चीज़ें पैक की, हमारी ये पैकिंग, ये सारा कुछ कैसा लगा। कुछ तो ये चीज़ें जो की हैं मैंने, ये अपनी याददाश्त के लिए भी की हैं कि ताकि मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी, कैसे रखी। दुनिया की चीज़ें तो यहीं रह जाती हैं, हम लोग दुनिया से चले जाते हैं, मगर ये कि हमारा सामान, हमारी चीज़ें, हमारी इस्तेमाल की चीज़ें सब यहीं पड़ी रह जाती हैं, मगर हम उन्हें ही संभालते रह जाते हैं। जब रहते हैं इस दुनिया में तो हमें उन्हीं की ज़रूरत महसूस होती है। तो दोस्तों, बहुत ही दुख भरी भी बातें की, कोई अच्छी बातें भी की, तो थोड़ा ज़रा हंसी मजाक भी हो जाए। बीवी ने एक खबर पढ़ने के बाद अखबार से नज़र हटाकर शराबी शोहर की तरफ देखा और बोली, उम्मुल खुबाइस ने एक और इंसान की जान ले ली, ज़रा ये खबर पढ़ो कि माड़ी से एक शख्स मनोरा की सैर के लिए लॉन्च में बैठा। नशे में होने की वजह से वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। आखिरकार समंदर में गिर पड़ा और डूब गया। कोशिशों के बावजूद उसे बचाया ना जा सका। बदनसीब, अगर शराबी ना होता तो आज जिंदा होता। समंदर में गिरने तक वो जिंदा था? शोहर ने पूछा। हाँ, बीवी ने जवाब दिया। पानी में डूबने के बाद मरा होगा? शोहर ने मज़ीद तस्दीक चाही। हाँ, बीवी को तस्लीम करना पड़ा। तो फिर यूँ कहो ना कि वो पानी की वजह से मरा, शराब को क्यों इल्ज़ाम देती हो? शोहर बुरा सा मुंह बना कर बोला। एक और लतीफ़ा पेश करती हूँ। शाम के मलगजे अंधेरे में इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को एक सड़क पर मोबाइल से उतारा और इशारे से बताया कि तुम्हारी ड्यूटी इस बिल्डिंग से लेकर उस सिग्नल तक है। उसने काफ़ी दूर धुंधलाहट में झलमिलाती हुई लाल बत्ती की तरफ इशारा किया। सुबह थाने में आकर रिपोर्ट करना। लेकिन कांस्टेबल सुबह तो क्या, पूरे एक हफ्ते तक थाने नहीं पहुंचा। 10वें दिन उस वक्त जब उसे गुमशुदा करार देने के बारे में गौर किया जाने लगा, वो आन पहुंचा। उसकी वर्दी फटी हुई थी, जूते टूट चुके थे, सर से पांव तक वो खाक में अटा हुआ था, शेप बढ़ी हुई थी और शक्ल पर वहशत जारी थी। इंस्पेक्टर को सल्यूट मारकर उसने रिपोर्ट देते हुए कहा कि सर, जो लाल बत्ती आपने मुझे दिखाई थी वो तो एक ट्रक की थी और वो ट्रक पेशावर जा रहा था। दोस्तों, अब हम लोग अपने सफ़र पर रवाना हो चुके हुए हैं। बस अब हम एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें, तो मैं पूरी वीडियोस जो हैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप भी हमारे सफ़र में हमारे साथ शामिल रहें। और आखिर में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हक़ और सच के साथ चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।
واقعنا عذاب النار